आज हम लोग क्लास 9th का एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग एसएसटी का पढ़ाई कर रहे थे, तो एसएसटी में हम लोग 2 विषय पढ़ चुके हैं। एक होता है हिस्ट्री और एक है हमारा ज्योग्राफी। दोनों में से एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो एसएसटी का ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये तीसरा विषय है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले जो हम लोग जिसको पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, जो पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग सिविक्स कहते थे, उसमें जो हम लोग पढ़ते थे ना, उसमें हम लोग पढ़ते थे, आपको बुक का नाम याद होगा अगर, तो क्या था कि हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विज्ञान। लेकिन ये जो हम लोग बुक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th में, इसमें सिर्फ राजनीति के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम क्या है? राजनीति विज्ञान। अब चूंकि राजनीति विज्ञान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका जानकारी लेना जरूरी है ना। तो एक मन में प्रश्न आना चाहिए कि राजनीति विज्ञान क्या है, ठीक है। तो अगर उसका शाब्दिक अर्थ निकाले राजनीति का, तो राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है राज मतलब शासन, और नीति मतलब एक तरीका, एक कला कह सकते हैं, है ना। यानी कि शासन करने का एक तरीका, एक कला, यही हो गया राजनीति, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजनीति में जो हम लोग हैं शासन के बारे में पढ़ते हैं। शासन कौन करता है? सरकार करता है। तो सरकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सरकार से रिलेटेड जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे, उस किस विषय के अंदर करेंगे? तो राजनीति विज्ञान के अंदर करेंगे, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विषय है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम शासन यानी सरकार और सरकार की विशेषताओं को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे विषय के बारे में थोड़ा सा परिचय। और दूसरा जो है हमारा चैप्टर जो है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र भी सरकार शासन का एक व्यवस्था ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लोकतंत्र का विकास पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है, क्या इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 में। लेकिन लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा परिचय। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग अपनी सरकार चुनते हैं। यह सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है वर्तमान समय में। और देखा जाए तो दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में क्या है? लोकतंत्र है। जैसे हमारे देश में भी क्या है? भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों को अधिकार बहुत मिलता है, ठीक है। और लोग जो है अपना सरकार, यानी सरकार कौन होता है? हम पे शासन करने वाला, हमारा देख रेख करने वाला, कह सकते हैं गार्जियन के तौर पर। तो उसको हम लोग खुद चुनते हैं, ठीक है। कोई अपने आप राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। राजा वही बनता है जिसको लोग चुनता है, ठीक है। और फिर वो जो राजा बनता है, कहने का मतलब राजा मतलब क्या, सरकार समझिए, बनता है, तो वो लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहता है। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा? अगली बार उसको हटा देगा, लोग किसी और को चुन लेगा, ठीक है। इसीलिए लोकतंत्र अच्छा होता है, क्योंकि जो लोग अगर चुन भी लिया, मन में उसके कुछ आ भी गया, तो उसको समय सीमित है, इतना समय के अंदर में वो सरकार फिर बदल जाएगा, फिर चुनाव होगा, सरकार बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए लोकतंत्र अच्छा माना जाता है। तो लोकतंत्र के बारे में और समझने के लिए हम लोग ना 2 देश की घटना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक है चिली और एक है पोलैंड। तो पहले हम लोग चिली की घटना पढ़ते हैं। चिली जो है एक दक्षिण अमेरिका का देश है। अगर आपको याद हो तो ज्योग्राफी क्लास में बताए थे मैप, इस तरह से ये है उत्तरी अमेरिका, इस तरह से, और यहाँ पे एक ऐसे कर दे, ऐसे एक दक्षिण अमेरिका देश है, ठीक है। इसी दक्षिणी अमेरिका महादेश है। इस दक्षिण अमेरिका महादेश के, अमेरिका के, यहाँ पे एक पतला सा ऐसे देश है, इसी को हम लोग बोलते हैं चिली। देखिए चिली की तरह लग रहा है, चिली मतलब मिर्च की तरह, ठीक है। तो इसी देश का हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो चिली जो देश है कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पे एक व्यक्ति थे आयंदे, ठीक है। वो जो है सोशलिस्ट पार्टी नामक का एक अपना पार्टी बनाए। और क्या हुआ, जब चुनाव आया 1970 में, तो जैसे कि क्या होता है कि पार्टी लोग जब चुनाव लड़ता है तो उसको लगता है कि अगर हम अकेले नहीं जीत पाएंगे, तो वो 2-3 पार्टी से गठबंधन कर लेता है, ठीक है। मतलब 2-3 पार्टी को आपस में मिल समझौता कर लेता है, 2-3 पार्टी मिलकर, चाहे जितना ही पार्टी हो, मतलब एक से ज़्यादा पार्टी क्या होता है, मिल जाता है और आपस में समझौता कर लेता है। उसी को हम लोग गठबंधन कहते हैं, ठीक है। उस गठबंधन का भी कुछ नाम दे दिया। तो 1970 में क्या हुआ, तो पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन बनाया वो लोग और चुनाव लड़ा, ठीक है। और चुनाव लड़ा, आइंदे जीत गया, आइंदे राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति बनने के बाद जो व्यक्ति थे अच्छे थे, तो ये अच्छा काम करना शुरू कर दिए, ठीक है।
चिली में अच्छा काम करना शुरू कर दिए, मतलब लोगों के भलाई के लिए। जैसे कि हो गया बच्चों को मुफ्त में दूध बांटना, जिस किसान के पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन देना, ठीक है। इस तरह से महिलाओं के बारे में सोचना, बच्चों के बारे में सोचना, लोगों के गरीब मजदूर किसान उन लोगों के बारे में सोचने लगा ये। अब उन लोगों के बारे में जब सोचेगा तो यहाँ पे का जो अमीर लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ठीक है, या फिर जो लोगों को अपना प्रभुत्व बनाए रखता है वैसा लोग, जैसे चर्च हो गया वहाँ का, इस सबको क्या हो गया, तकलीफ होने लगा, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था में एक नियम है कि अगर मान लीजिए व्यापारी लोग अमीर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, किसी न किसी से तो पैसा ले रहा होगा, किसी न किसी का तो शोषण हो रहा होगा, तो गरीब का शोषण होता है। और जब गरीब को सुविधा मिलता है तो अमीर का समझिए शोषण तो नहीं, लेकिन उसको उस हिसाब से उसको धन का प्राप्ति नहीं हो पाएगा जितना शोषण करके होगा, ठीक है। तो उन लोग को दिक्कत हो गया। अब उन लोग को जब दिक्कत हुआ तो लोग इसके खिलाफ षड्यंत्र करेगा। और उस समय एक दिक्कत ये भी था कि चिली का इसमें आर्थिक स्थिति खराब था, कहने का मतलब पैसा का दिक्कत था देश में। और यहाँ का जो खनिज था, जैसे मुख्य रूप से तांबा वहाँ मिलता है, तो तांबा जो है विदेशी कंपनी सब लेकर चला जा रहा था, ठीक है। अब विदेशी कंपनी ले जा रहा था सस्ते में वहाँ से, और मुनाफा खूब कमा रहा था, बेच रहा था। इसमें अमेरिका आगे रहता है इस सब काम में, ठीक है। जहाँ भी कोई अच्छा संसाधन मिलता था ना, अमेरिका वहाँ पहुँच जाता है। तो अमेरिका के मदद से ही फिर यहाँ पे क्या हुआ, उसके खिलाफ षड्यंत्र होने लगा। और षड्यंत्र होकर एक दिन उसका जो सैनिक है, नौसेना उस पर हमला किया और उसको मतलब तख्ता पलट कर दिया। कहने का मतलब होता है सैनिक शासन अपने अंदर ले लिया, वहाँ का रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, आयंदे का हत्या कर दिया गया, ठीक है। आयंदे का हत्या कर दिया गया और वहाँ पे शासन रातों रात बदल गया। कहने का मतलब जो राष्ट्रपति चुन के आए थे वो ख़त्म हो गए, और वहाँ का सैनिक जो है वही वहाँ का सरकार बन गया, ठीक है। और ये घटना हुआ 11 सितंबर 1973 को। इस तरह से जो शासन में बदलाव होता है, कहने का मतलब सैनिक द्वारा एक लोकतांत्रिक शासक का किसी तरीके से या गिरफ्तार करके या फिर हत्या करके या फिर उसको मतलब किसी तरह से सत्ता से हटा के खुद उस पर काबिज हो गया, उसी को हम लोग सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैनिक तख्ता पलट। तो ये हो गया उस समय चिली में, ठीक है। और जब सैनिक तख्ता पलट हुआ तो वहाँ का फिर राष्ट्रपति कौन बना, तो जनरल आगस्तो पिनोसे। अब नाम में ही जनरल लगा, तो जनरल सब नाम जनरली किसके नाम में लगता है, तो सेना के अधिकारियों के नाम में। तो इस सेना का कोई बड़ा अधिकारी रहा होगा, है ना। अब ये बन गया वहाँ का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बना, अब लोकतंत्र का हत्या किया है, वहाँ का राष्ट्रपति का हत्या है तो लोकतंत्र का ही हत्या है ना, क्योंकि लोग उसको चुन के भेजा था। तो अब लोगों को जब लोकतंत्र का जब हत्या हुआ तो लोग मांग करेंगे ना लोकतंत्र की। तो जब लोग लोकतंत्र की मांग करने लगे तो उसका ही दमन करता था। कहने मतलब या तो जेल में डाल दिया, या फिर मार दिया, या फिर लापता कर दिया, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गया लोग, है ना। तो लोग अपना शासन बनाए रखने के लिए सब हथकंडा अपनाते रहते हैं। फिर इनका शासन इसी तरह से किसी तरह 17 वर्ष चला, 17 वर्ष, ठीक है। बुक में 1988 दिया है, पता नहीं कंफर्म नहीं, क्योंकि आप 73 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 17 वर्ष बाद 1990 में, ठीक, 90 में वहाँ पे क्या हुआ, फिर से जनमत संग्रह हुआ। और कौन कराया, वही पिनोसे, जो वहाँ का सैनिक शासक था। वो सोचा होगा कि हम यहाँ 17 साल से राज कर रहे हैं, लोग उसके हिसाब से काम करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसको बुरी तरह से हार मिला, ठीक, बुरी तरह से हार मिला। और फिर से लोकतंत्र का स्थापना हो गया, यानी दूसरा पार्टी जीत गया वहाँ का, लोकतंत्र का स्थापना हुआ। और अब जी जो है शासन चिली में ठीक ठाक चल रहा है। अब वहाँ पे सैनिक का इतना दखलंदाजी नहीं होता है, ठीक है। तो ये घटना हम लोग पढ़े हैं कि कैसे एक राष्ट्रपति का हत्या कर दिया गया, एक सैनिक शासन स्थापित कर दिया गया, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या सीखते हैं, ये हम लोग आगे के चैप्टर आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले थोड़ा सा पोलैंड का घटना देख लेते हैं। इसको हम लोग मतलब आगे चल के चर्चा करेंगे, इसमें क्या हुआ है। क्या हुआ है ऐसा समझिए कि जो लोकतंत्र के माध्यम से राष्ट्रपति चुना गया था उसको हटा दिया गया, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था। कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा था, अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसको हटा दिया, हत्या कर दिया, अपना वहाँ पे तानाशाही चलाया सैनिक लोग, ठीक है। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र बहाल हुआ, जैसे ही चुनाव हुआ, लोगों को मौका मिला चुनने का, लोग उसको बदल दिए, है ना,
ठीक है। इसी तरह पोलैंड का एक घटना है, उसको भी हम लोग समझते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। पोलैंड जो है, जिस समय का ये घटना है, उस समय पोलैंड में साम्यवादी शासन व्यवस्था था। साम्यवादी शासन व्यवस्था समझिए साम्राज्यवाद का एक थोड़ा सा 2 कदम आगे का रूप है। इसमें क्या होता है कि जो शासन व्यवस्था होता है ना, उसका मानना होता है कि हम लोग ऐसा समाज बनाएंगे जो वर्ग विहीन हो, यानी कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं हो। ठीक है, इस तरह का शासन व्यवस्था का बात ये लोग करता है। इसलिए लोग मजदूर को साथ लेकर चलता है, कहता है मजदूर, छोटे से छोटे मजदूर को भी वही हक देंगे जो एक बड़ा से बड़ा अधिकारी को मिलता है, यानी सबको ही बराबर करना चाहता है, समझिए। ठीक है, ऊंच नीच बिल्कुल ख़त्म। ऐसा ही लोग का थ्योरी है। वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं, ये हम लोग इस समझ में आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस समय साम्यवादी व्यवस्था था। क्यों? क्योंकि उस समय रूस में भी साम्यवादी व्यवस्था था, रूस के अंदर में ही था, समझिए उस समय। ठीक, तो क्या हुआ, उस समय का जो नेतृत्व करता था वहाँ पोलैंड का, वो था जारूजेलस्की, और इसके पार्टी का नाम था यूनाइटेड वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स नाम में ही वर्कर्स लगा है, वर्कर्स मतलब काम करने वाला मजदूर लोग। इन लोगों का कहना होता है कि मजदूर के हाथ में शासन होना चाहिए। मतलब सब लोग पहले, मजदूर लोग क्या करेंगे, पहले शासन लेंगे, हथियाएंगे और कुछ दिनों तक देश को चलाएंगे। उसके बाद जो शासन है पूरे आम लोगों के बीच में एकदम जनरल हो जाएगा। कोई शासक नहीं होगा, कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा। इस तरह का शासन व्यवस्था के लोग बात करता है। ठीक है, और वहाँ पे एक ही पार्टी होता है। अब जैसे वो इसका पार्टी बन गया यूनाइटेड वर्कर्स, अब इसी में से कोई भी राष्ट्रपति बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरा कोई पार्टी बना के खड़ा नहीं हो सकता, इलेक्शन लड़ नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा व्यवस्था होता है साम्यवादी में। तो क्या हुआ, इस तरह से जो एक ही पार्टी का शासन था, तो दूसरा पार्टी इसमें भाग नहीं ले सकता था। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि 14 अगस्त 1980 को गडास्क शहर में अवस्थित लेनिन जहाज कारखाना में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। क्या हुआ कि एक कारखाना था, लेनिन जहाज कारखाना, जहाज बनाने वाला कारखाना, उसमें एक महिला को काम से निकाल दिया गया गलत ढंग से। मतलब एक सही रीजन से नहीं कि हाँ कि तुम गलत काम कर रही है इसलिए तुमको निकाल देंगे। महिला सही है, उसको गलत ढंग से किसी कारणवश उसको निकाल दिया होगा, दुश्मनी निकालने के लिए। ठीक है, बदला लेने के लिए, कुछ भी हो सकता है कारण। लेकिन मजदूर लोग जो है उसके विरोध में हड़ताल कर दिए। अब बोले कि अब उसको जो है काम पर वापस लो, तभी हड़ताल बंद होगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये जो हड़ताल हो रहा था इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, क्योंकि साम्यवादी देश में ना हड़ताल करना गैर कानूनी होता है। आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, आप विरोध नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सरकार आदेश देगा वही काम आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में लोग कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, हड़ताल जारी रहा, हड़ताल रुका नहीं, लोग डटा रहा। ठीक है, उसी में का एक इलेक्ट्रीशियन था जिसको लोग काम से निकाल दिया था, उसी कंपनी वाला, वही कंपनी वाला जो था, वही कारखाना वाला, उसको काम से निकाल दिया था। वो एक इलेक्ट्रीशियन था, उसका नाम था लेक वालेसा, उसका नेता बन गया पूरे मजदूर का। ठीक है, और हड़ताल करते रहा, जारी रहा। धीरे धीरे हड़ताल क्या हो गया, पूरे शहर में फैल गया और उसका समर्थक भी बहुत बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि उसका मांग था, जेन्युइन मांग था कि उसको हटाया गया नौकरी से, नौकरी दिला देता, इतना बड़ा अति भी नहीं होता, हंगामा ही नहीं होता। लेकिन वो माना नहीं, सरकार उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब ये लोग हड़ताल करते रहा, लोग उसके समर्थन में आ गया। ठीक है, अब इन लोग का मांग बदल गया। जैसे ही इन लोग का समर्थन बढ़ा था, इन लोग का मांग भी बदल गया। अब मांग क्या हो गया कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ, मतलब अगर हम मजदूर संगठन है तो वो स्वतंत्र होना चाहिए, सरकार के अधीन में नहीं, दिखावा वाला नहीं, वास्तव में जो मजदूरों के बारे में सोचे वैसा संघ होना चाहिए, इन लोग का मांग था। ठीक, और दूसरा मांग था कि राजनीतिक बंदी को रिहा किया जाए। राजनीतिक बंदी मतलब होता है वैसा बंदी जो कोई अपराध उस तरह का नहीं किया, खूंखार अपराध जैसे मर्डर, ठीक है, जैसे डकैती, इस तरह का बड़ा बड़ा अपराध नहीं किया। वो क्या किया है, तो सरकार का विरोध करने वाला, सरकार का विरोध करने वाला को राजनीतिक बंदी हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो वो लोग बोला कि उसको आप लोग जेल से रिहा कर दीजिए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। प्रेस मतलब मीडिया है ना, अखबार टेलीविज़न के माध्यम से जो हम लोग को न्यूज़ मिलता है। अगर न्यूज़ पर सरकार का अधिकार हो जाए
जो सरकार बोले वही दिखाए, तो हम लोगों को कुछ सच्चाई पता चलेगा नहीं। तो इसीलिए बोला कि प्रेस पर जो सेंसरशिप है कि हाँ कौन सा न्यूज़ दिखाया जाएगा, ये डिसाइड करने वाला लोग होता है, उसी को समझिए बोला जाता है सेंसरशिप। ठीक है, जो न्यूज़ पास करेगा वही दिखाया जाएगा, तो उसको हटाया जाए। लोग का मांग था कि मीडिया के मन में जो मन में आएगा वो दिखाएगा, सच्चाई दिखाएगा। ठीक है, अभी इन लोग का ये मांग हो गया और सरकार को झुकना भी पड़ा, क्योंकि हड़ताल बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो गया था और इसके समर्थक बहुत बड़े पैमाने पर हो गया था। तो सरकार इसको झुकना पड़ा और आपस में समझौता हुआ दोनों के बीच में। ठीक है, ये मजदूर संघ और सरकार के बीच में समझौता हुआ। समझौता में क्या हुआ, ये एक मजदूर संघ आप लोग बना सकते हैं। ठीक, तो पहली बार पोलैंड देश में क्या हुआ, एक मजदूर संघ बना, वो भी स्वतंत्र, मतलब वो किसी के अधीन नहीं है, सरकार के, खास करके सरकार के अधीन नहीं है और स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। ठीक, और जब मजदूर संघ बना तो ये बहुत पॉपुलर हो गया और धीरे धीरे पूरे शहर में, समझिए पूरे देश में फैल गया। ठीक, और फिर 1988 में जब चुनाव हुआ, नहीं 1988 में लोग फिर से हड़ताल किया तो सरकार इसको फिर से दबाने की कोशिश की, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये लोग फिर दबा नहीं, इसको सरकार को फिर से झुकना पड़ा। और इस बार जो संधि हुआ था उसमें हुआ कि पूरे देश में जो है अभी लोग चुनाव में भी भाग ले सकता है। मतलब अब जो चुनाव होगा बहुदलीय होगा, कहने का मतलब एक दल जो था यूनाइटेड वर्कर्स, ठीक है, यूनाइटेड वर्कर्स था शायद, तो अब वो सिर्फ वही पार्टी नहीं लड़ेगा, अब जिसको जो मन करेगा पार्टी बना के चुनाव लड़ सकता है। बहुदलीय मतलब बहुत ज़्यादा दल वाला। ठीक, और जब ये चुनाव हुआ तो उसमें लेक वालेसा को बहुमत मिला, जो वही मजदूर संघ का नेता था, उसको क्या हुआ, बहुमत मिला, मतलब जीत गया वहाँ पे। अब जीतेगा तो क्या होगा, सरकार बनाएगा, और सरकार बनाएगा तो साम्यवादी व्यवस्था को क्या करेगा, ख़त्म करेगा, क्योंकि वो लोग झेल चुका है। जिस चीज़ को आदमी झेलता है सबसे पहले उसी को ख़त्म करता है, उसके मन में बैठा होता है कि हमारे पर बहुत अत्याचार किया है, इसको ख़त्म करना है। इस तरह से वहाँ पे लोकतंत्र आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो देखते हैं, एक हम लोग पढ़े हैं चिली का, एक पढ़े हैं पोलैंड का। चिली में क्या हुआ, तो वहाँ पे सैनिक शासन आ गया और फिर से लोग उसको संघर्ष करते रहा और अंततः क्या हो गया, वहाँ पे फिर से लोकतंत्र आ गया। और पोलैंड में क्या था, तो यहाँ पे साम्यवादी सरकार थी। ठीक है, जो बात तो कुछ और करता है लेकिन वास्तव में कुछ और होता है इसके यहाँ, और इससे भी लोग आज़ादी पाया और अपने आप को फिर से लोकतंत्र में लाया। ठीक है, तो इस दोनों देश में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं दोनों के शासन में, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए समानता क्या है दोनों में, तो जनता अपनी इच्छा से सरकार नहीं चुन सकती थी, चाहे वो सैनिक शासन हो चाहे साम्यवादी शासन। इसमें जनता का अधिकार नहीं होता है कि सरकार का चुने। सैनिक शासन में क्या हो, तो सैनिक डिसाइड करेगा कि कौन राष्ट्रपति होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। और साम्यवादी में क्या होता है, ये एक पार्टी बनता है वो लोग का, और उसी पार्टी का लोग ही कोई भी पद पे जाएगा, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी छोटा बड़ा पद हो, उसी पार्टी का व्यक्ति जाएगा। तो यानी एक ही पार्टी पूरे देश को चला रहा है, उसमें हम लोग भागीदार नहीं बन पाता है। ठीक है, और दूसरा दोनों के बीच समानता क्या है, तो लोगों को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं। कहने का मतलब जो है, एक तो है कि सरकार भी नहीं चुन सकता है, दूसरा सरकार के समक्ष वो लोग अपना कुछ बात भी नहीं रख सकता है। दूसरा बड़ा समस्या है कि सरकार के समक्ष वो लोग अपना बात नहीं रख सकता है, उसको स्वतंत्रता नहीं है। सरकार के विरोध में वो लोग बात करेगा या फिर कुछ मांग रखेगा तो सरकार उसको दबाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब दोनों के बीच कुछ असमानताओं को देख लेते हैं। असमानता क्या है, तो चिली में सैनिक शासन था जबकि पोलैंड में एक पार्टी का। ठीक है, वो अलग तरह का व्यवस्था है, अलग तरह का। पोलैंड की सरकार का दावा था कि उनकी शासन मजदूर वर्ग की ओर से हो रहा है। ठीक है, पहले बताया कि साम्यवादी में क्या होता है कि लोगों को मतलब कहने के लिए कि हम लोग मजदूरों की ओर से शासन कर रहे हैं। ठीक है, मजदूर शासन कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं वास्तव में, एक पार्टी शासन कर रहा होता है, नाम मजदूर का होता है। ठीक, लेकिन चिली में ऐसा नहीं है, तो सैनिक है तो सैनिक शासन चल रहा है, उसमें ये लोग दावा नहीं करता कि हम लोग मजदूर के, किसान की ओर से लड़ रहे हैं, बस किसी तरह से देश पर कब्जा करके रखना है। ठीक है, तो पोलैंड में क्या है, एक मजदूर संगठन अधिनायक था तो चिली में सैनिक। पोलैंड में नाम से एक मजदूर संगठन के नाम से संगठन बना लिया, पार्टी बना लिया,
और वही वहाँ का सर्वे सर्वा है, मतलब सब कुछ है, वही डिसाइड करेगा कौन क्या बनेगा, देश का शासन कैसे चलेगा, ठीक है। लेकिन चिली में क्या था, सैनिक डिसाइड करेगा कि क्या होगा देश में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर हम लोग अगले पार्ट में आएगा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।